नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया। हमेशा की तरह उनका बयान फिर से विवादों में आ गया। बीजेपी उनके बयान को फिर से देश की बदनामी से जोड़ रही है। कोलंबिया में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ऐसा होना देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जबकि भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र में है। इतना ही नहीं, राहुल ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के मूल में कायरता है। ये कमजोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए गए बयान का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है। राहुल ने यह बात कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में कही है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति देश के विकास, बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा आजादी से गाली देता है तो वो राहुल गांधी है। इसीलिए उन्हें देश के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो भारत और विदेश में निराधार बातें करते हैं। अगर आप विदेश में भारत का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए आपको देश में मिली सीटें भी नहीं मिलेंगी। राहुल गांधी साउथ अमेरिका देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। कोलंबिया के अलावा इनका ब्राजील, पेरू और चिली का भी दौरा है। आगे क्या बयान सामने आएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी क्यों विदेश की धरती पर जाते हैं और भारत के खिलाफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आखिर क्यों भारत के विरुद्ध बदनाम बोल बोलते हैं राहुल गांधी। आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल का कोलंबिया में बयान, देश में मचा घमासान। लोकतंत्र पर अटैक का सवाल, बयान पर भारी बवाल। देश की बदनामी वाले बोल, राहुल पर किसका कंट्रोल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय विदेश यात्रा पर हैं, जहां से उन्होंने एक बार फिर भारत के लोकतंत्र पर बयान दिया है। कोलंबिया की EIA विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने कहा कि भारत पर सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको जगह मिलती है, लेकिन इस वक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चौतरफा हमला हो रहा है। राहुल ने कहा कि भारत चीन की तरह अपने लोगों को दबाकर नहीं चल सकता। दरअसल भारत की खूबियों के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में तमाम संभावनाएं हैं। चीन से ज्यादा आबादी है। चीन की केंद्रित व्यवस्था की जगह भारत विकेंद्रित है और विविधता से भरा हुआ है। भारत में काफी जटिल व्यवस्था है। भारत की ताकत चीन से अलग है। भारत में पुरानी आध्यात्मिक और वैचारिक परंपरा भी है, जो आज की दुनिया के लिए काफी उपयोगी है। भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन कुछ खतरे भी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत अपने सभी लोगों के बीच संवाद का केंद्र है। अलग अलग परंपराओं, धर्मों और विचारों को जगह की जरूरत होती है। उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमले हो रहे हैं। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages. इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की विचारधारा के मूल में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए बयान का हवाला दिया। राहुल ने कहा कि अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं।
इस विचारधारा के मूल में कायरता है। वे कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही बीजेपी आरएसएस का स्वभाव है। राहुल के बयान पर बीजेपी ने कहा कि राहुल विदेश में बैठकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। उनका रिमोट कंट्रोल विदेशियों के हाथों में है। वे मोदी बीजेपी का विरोध करते करते भारत और यहाँ की संस्थाओं के विरोध में उतर आए हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल के बयान पर पलटवार किया और कहा कि अच्छा होता अगर उन्होंने भारत के लोगों को विजयादशमी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी होती, लेकिन वे भारत पर हमला कर रहे हैं। वे देश में भी ऐसा ही करते हैं और विदेश में भी। कोलंबिया में उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति देश के विकास, बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा आजादी से गाली देता है तो वह राहुल गांधी हैं। इसलिए उन्हें देश के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं और वहां अगर कोई राजनीतिक इंटरव्यू देते हैं या कोई भाषण देते हैं तो उनके बयान पर हंगामा मचता है। खासकर बीजेपी राहुल गांधी पर जोरदार हमला करती है। राहुल गांधी साउथ अमेरिकी देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। कोलंबिया के अलावा राहुल गांधी ब्राजील, पेरू और चिली का भी दौरा करेंगे। उनके कोलंबिया दौरे पर दिए बयान से ही बवाल मच चुका है। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं राहुल गांधी के इस बयान को लेकर संगीत सोम की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहना है उनका, ये पहले आपको सुनवाते हैं। में तो उन्हें कोई सुनता नहीं है। वो विदेशों में इधर उधर जाके या इंग्लिश यूनिवर्सिटियों में जाके इस तरीके की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ये भूल गए हैं कि जिस लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, आप विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उसे कमजोर करना चाहते हैं। भारत के लोग ये कभी नहीं होने देंगे। तो कुछ सवाल भी होंगे जो आज हम मेहमानों के सामने रखेंगे कि क्या विदेशों में भारत का अपमान राहुल की आदत है? राहुल जब विदेश जाते हैं क्यों विवादों की पोटली बांध लाते हैं? भारत को विश्व गुरु बनता क्यों नहीं देखते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी के सवाल जिसमें होता है देश का अपमान। राहुल को बोलने के लिए क्यों विदेशी धरती चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों विदेशों में ही जाकर राहुल गांधी भारत के खिलाफ इस तरह के बयान देते हैं, भारत के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं। तो ये तमाम सवाल होंगे जो हम आज के इस चर्चा में अपने मेहमानों के सामने रखेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी को क्या भारत में बोलने की आजादी नहीं है। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के। अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। विनय जी बहुत स्वागत आपका। राजकुमार मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राजकुमार जी बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सुनील जी बहुत स्वागत आपका। और हमारी सहयोगी वर्षा शाही लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मैं एक सवाल यहाँ फटाफट अपनी सहयोगी से लूंगी, उसके बाद मैं मेहमानों का रुख करूंगी। वर्षा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में राहुल गांधी के इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है? क्या लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी को वाकई हिंदुस्तान में बोलने की आजादी नहीं है और वो अपनी बहादुरी विदेशों में जाकर दिखा रहे हैं? देखिए बिल्कुल अपूर्वा, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कहीं ना कहीं हंगामा हो चुका है। इस बयान आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में बोला कि लोकतांत्रिक देश में लगातार हमला हो रहा है, लोकतांत्रिक जिस तरीके से संविधान चल रहा है उस पर लगातार बोलने की आज़ादी नहीं मिलती, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी
मंत्रियों की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी की अक्सर ये आदत हो चुकी है कि वो विदेश में जाकर लगातार वो बीजेपी को निशाना साधते साधते कहीं ना कहीं वो भारत की बुराई करने लगते हैं और लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी बीजेपी को निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निशाना साधते साधते वो भूल जाते हैं कि इस समय चाहे पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर बीजेपी का शासन है, लेकिन भारत खुद जिस तरीके से स्वावलंबी है, लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसमें उनको बीजेपी की बुराई ना करते हुए भारत की जिस तरीके से तारीफ करनी चाहिए, भारत में चल रही अर्थव्यवस्था को लेकर तारीफ करनी चाहिए, वो भूल जाते हैं और लगातार वो बुराई करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाया है, उसको लेकर अब हंगामा शुरू हो चुका है और लगातार इस पर वार प्रतिवार किया जा रहा है कि राहुल गांधी की आदत हो चुकी है कि वो भारत से बाहर निकलते हैं तो जरूर भारत की बुराई करते हैं और भारत के अंदर रहते हुए भी वो लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहते हैं। क्योंकि अगर हम बात कर ले राहुल गांधी के लगातार उन सब चीजों को लेकर, तो पहले जिस तरीके से अन्य विदेश दौरे पर राहुल गांधी रहे, उस पर भी उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्थाओं और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम सरकार के पक्ष की अगर बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो तारीफ के वे में भी जाती है, लेकिन अगर आप भारत में हैं तो भारत सरकार की तारीफ करना शायद उनको गवारा नहीं है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की भाषा बोल जाते हैं। और ये पता भी नहीं चल पाता कि हमें विपक्ष अगर भारत सरकार की तारीफ नहीं करना चाहते राहुल गांधी तो ना करे, लेकिन कम से कम भारत की तो तारीफ करे। सुनील कौशिक जी, आपसे समझूंगी, क्या राहुल गांधी के इस बयान को आप ये देखकर मान रहे हैं कि ये लोकतंत्र की चिंता है, जो चिंता है जो विदेश में जाकर दिख रही है, या फिर ये देश की बदनामी है, या फिर आप इसे मान रहे हैं कि ये तो आदत बन गई है राहुल गांधी की, जिसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है? देखो, कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को उन मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा अपने देश में करनी चाहिए। सरकार को घेरने का काम संवैधानिक व्यवस्था उनके पास है, विपक्ष की पार्टी उनकी है। निश्चित तौर से जो कुछ भी सवाल खड़े करने हैं सरकार पर, ऐसा नहीं कि सब कुछ सरकार सही कर सकती है। हो सकता है कि तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं हर राजनीतिक दल जिसकी सरकार होती है अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास करता है और उसी के हिसाब से निर्णय लेता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, सपा को फायदा नहीं होगा, बसपा को फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी किसी भी मुद्दे पर यदि उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार हिटलरशाही दिखा रही है या सरकार की कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जो ठीक से काम नहीं कर रही है, मुझे लगता है हर सब पर सवाल राहुल गांधी ने अपने देश में रहकर के उठाया भी है। तो विदेश की धरती पर जाकर के ये कहना मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि विदेश में जाकर के आपको कोई बयान ऐसे देंगे जहां भारत के खिलाफ हो, और ये बिल्कुल सही बात है जो आपकी संवाददाता कह रही थी, तो मोदी का विरोध करते करते आप देश का विरोध कर जाते हैं। देश की जो बात है देश में रहनी चाहिए, और संवैधानिक संस्थाओं पर मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते देश में भी सवाल करना बेईमानी होती है जी। यदि जो कोई भी संवैधानिक संस्थाओं का ब्लूप्रिंट आपको ऐसा लग रहा है कि जिसमें ऐसे लूपहोल हैं जो वर्तमान में सरकार उनको फायदा उठा सकती है, तो उनको लूपहोल भरने का काम करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सारे ब्लूप्रिंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए बनाए गए हैं। आपकी सरकार के रहते हुए भी तमाम ब्लूप्रिंट तैयार किए, चाहे ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे चुनाव आयोग का हो, चाहे अन्य जहां संस्थाओं ने, आपने न्यायिक व्यवस्था की बात हुई हो, न्यायिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन मोदी सरकार ने नहीं किया। लेकिन ऐसा आपको लगता है, और मैं मानता भी हूं इस बात को लेकर के, कि हाँ कुछ राजनीतिक दल ऐसा लूपहोल छोड़ देते हैं जहां लगता है कि वो सत्ता में रहेंगे। और इस बात का उदाहरण ये है कि राहुल गांधी ने कहा भी कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम देखेंगे चुनाव आयोग कहां जाएगा जी, हम ढूंढ के ला करके उनको क्या व्यवहार करेंगे। ऐसे शब्दों का उपयोग उन्होंने किया। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप सत्ता में आएंगे तो करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में कोई सत्ता में है तो वो नहीं करे। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जहां तक मेरा मानना है, किसी भी राज्य में भी आप देख लेंगे, ये तो केंद्र सरकार की बात है, केंद्रीय एजेंसियों की बात है, कि राज्य में जिसकी भी सरकार होती है, उस सरकार के, जिस पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी के खिलाफ बहुत मुश्किल से एफआईआर होती हैं, बहुत मुश्किल से उनके खिलाफ जांचा होती हैं। एक आप चौकी पे भी चले जाएंगे तो विधायक के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा सकते आप, जो वर्तमान में जिसकी पार्टी की सरकार है जी। ये स्वाभाविक है कि सरकार के हिसाब से
एजेंसियां क्योंकि काम करती हैं। सुनील जो जी, ये मंशा चीजें हमने हर सरकार में देखी है, चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे वो बीजेपी की रही, राज्यों की अगर हम बात कर ले तो चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही या कांग्रेस की रही या बसपा की रही, ये चीजें हर सरकार के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं। इसे मुझे लगता है कि खत्म करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है इन चीजों को खत्म करना। ठीक है, इसलिए मुश्किल है, इसलिए जी, मुश्किल है कि जी। हर पार्टी सत्ता में आने के बाद उन्हीं लूपहोल का फायदा उठाने का काम करती है, ठीक है, इसलिए इसको भरने का काम नहीं करती। आप प्राइवेट बिल लेकर के आइए, आप देश को बताइए कि यहाँ कमी है, यहाँ कमी नहीं है। दूसरी बात, आपको लगता है कि प्राइवेट बिल से भी काम नहीं चलेगा, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के दरवाजे पर जाकर के वो लूपहोल भरने का काम कर सकते हैं आप। ठीक है। यानी देश को इस बता तरह सकते से हैं। समझा जाए कि अगर कमी है सरकार के काम में, सरकार के कार्यकाल में, तो फिर विपक्ष को उन कमियों को अपने देश में ही रह के बात करनी चाहिए, उन चीजों को यहीं पर रहकर ठीक करने की जरूरत है, ना कि विदेशों में जाकर इस तरह के बयान देने की। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, जब राहुल गांधी विदेशों में जाकर इस तरह की बातें करते हैं, सरकार को आईना दिखाने की बात करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि ये तो देश विरोधी चीजें हैं। विपक्ष का ये सवाल है आपसे कि जब राहुल गांधी वहां जाकर इस तरह की बातें करते हैं, सरकार को आईना दिखाते, तो फिर वो देश विरोधी कैसे हो जाता है? अच्छा पूर्वा जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तो भारत का ही अपमान क्यों करते हैं? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा क्यों करते हैं? अब कभी सोचा किसी व्यक्ति ने ये? जब जब राहुल गांधी विदेश गए हैं तब तब उन्होंने भारत का अपमान किया, भारतीय लोकतंत्र पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी भूल गए जब 1952 में उन्हीं के परिवार वालों ने, जो उनके परिवार के लोग थे, बाबा भीमराव अंबेडकर के जो 70,000 वोटों की चोरी की थी, लोकतंत्र को रौंदा गया था, उसकी बात क्यों नहीं करते राहुल गांधी? राहुल गांधी जी उस समय की बात क्यों नहीं करते जब इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अमान्य ठहराया था अदालत ने, और इंदिरा गांधी जी ने अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए जो पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, उसकी बात क्यों नहीं करते राहुल गांधी जी? लेकिन हाँ, विदेश में जाकर भारत का अपमान करना आज तक किसी नेता ने नहीं किया राहुल गांधी जी के अलावा, चाहे पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो। राहुल गांधी जी ही एक ऐसे इकलौते भारतीय नेता हैं जो विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। विदेश में जाकर ये तो रामचरित मानस में भी कहा गया है, जब भगवान राम ने लंका को जीता था, लक्ष्मण ने कहा था, तब लक्ष्मण ने कहा था कि जो लंका इतनी प्यारी है प्रभु श्री राम से ले लो, तो भगवान राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गैसे से। मतलब यदि ये लंका सोने की है तो भी मुझे पसंद नहीं है, मेरी माता, मेरी मातृभूमि से ज्यादा पसंद मुझे ये लंका नहीं है। ठीक है। अब ये बात अगर विपक्ष को समझ आ जाए तो फिर ये बात ही नहीं होगी। अरे एक बात तो बताइए भाई, आपको ऐसी क्या नफरत है देश से तो यहाँ की बात आप विदेश में जाकर करते हैं? अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसा भी सुनील जी ने बताया, किसी तरह की कोई दिक्कत है पार्टी से, बीजेपी से, मोदी जी से, या किसी बिल से या किसी कानून से, अरे भाई आप चर्चा कीजिए ना, आपके लिए तो पूरा समय मिलता है लोकसभा में। अब वहां बात क्यों नहीं करते? वहां बात नहीं करेंगे। लोकतंत्र से जब लोकसभा चलेगा, लोकसभा सत्र चलेगा, तो बहिष्कार करते हैं। ठीक है अवधेश जी, लौटूंगे आपके पास। लेकिन भारत का अपमान करेंगे, भारत का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी को लग रहा है लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है अवधेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राजकुमार जी, ये वही लोकतंत्र है जिसने राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया है, ये वही लोकतंत्र है जिसकी वजह से 100 से अधिक सालों तक कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया है। फिर आज कैसे जाकर राहुल गांधी को लग रहा है कि उनका लोकतंत्र या भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है? इसी लोकतंत्र के बदौलत आज वो माना सत्ता में नहीं है लेकिन विपक्ष में है, और कुछ समय पहले तक सत्ता में भी थे। जी देखिए, लोकतंत्र खतरे में है, ये बात भारत का एक एक युवा, एक एक नागरिक जानता है। किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया गया है भारत में, बताने की जरूरत नहीं। पिछली बार आपने देखा किस तरीके यही तो बताने की जरूरत है राजकुमार जी, यही तो बताने की जरूरत है कि कैसे लोकतंत्र खतरे में है। सिर्फ ये बोल देना कि लोकतंत्र खतरे में है, विदेशों में जाकर ये बोल देना कि लोकतंत्र खतरे में है, तो इससे लोकतंत्र खतरे में नहीं आ जाएगा सर। जनता को ये बताना भी पड़ेगा कि हाँ, इस वजह से लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी जहां जहां बात कर रहे हैं, हर जगह जो है उन्होंने भारत में प्रत्येक दौरे पर, हर बिहार के दौरे पर किस तरीके से उन्होंने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है, चुनाव आयोग की संदिग्धता है, और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये बात 1952 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा था, 70,000 वोटों की चोरी कांग्रेस ने की थी, उसकी बात तो नहीं करते राहुल गांधी जी, उसकी बात कीजिए। धैर्य रखिए, आपको ठीक है, चलिए ठीक है। अवधेश जी, राजकुमार जी बताइए ना, बहुत चोरी की
एक एक करके सर, एक एक करके बोलिए। अभी सब चर्चा शुरू हुई है। ठीक है अवधेश जी सर, मुझे लगता है अभी एक एक करके जवाब सुन लेते हैं सर, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। ठीक है राजकुमार जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं सीधे विनय जी का रुख करूंगी। ठीक है जी बिल्कुल। तो इस चीज को राहुल गांधी जी बहुत तरीके से हर जगह जो है बता रहे हैं किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की का दुरुपयोग हो रहा है। तो विदेशों में जाकर क्यों सर, विदेशों में जाकर बिल्कुल क्यों? बोल रहे हैं, विदेश की धरती पर उन्होंने बोला है। हाँ। ये बात को भारतीय जनता पार्टी जो है उनको बुरा लग रहा है। अरे आज इंटरनेट का दौर है, पूरा विश्व एक ग्राम बन चुका है। आप कहीं भी बोलिए, भारत में बोलिए, बात विदेश तक जाती, विदेश में बोलिए, भारत को आती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने किस तरीके से उनका अगर पूरा वक्तव्य सुना जाए तो उन्होंने किस तरीके से कुमार जी, यदि आपके परिवार की बुराई कोई बाहर जाकर करे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आदत खराब है ना इन लोगों को। नहीं, मेरे घर की बुराई यदि मेरा कोई भाई बाहर जाकर करता है तो अच्छा लगेगा क्या? कि तेरे भाई मतलब जो भाई रह रहे हैं घर में, भाई बहनों में लड़ाई चल रही है, बाहर जो है डंका पिट रहा है, अच्छा लगता है ये बात? ये परिवार को छोड़ के चलिए ठीक है अवधेश जी राजकुमार मौर्य जी सर, एक एक करके जवाब दीजिए सर, अपनी अपनी बारी में बोलिएगा। अवधेश जी रिक्वेस्ट है सर मेरी, अपनी अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। अभी राजकुमार जी की बारी। राजकुमार जी 1 मिनट का समय आपके पास, आप पहले तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि विदेशों में जाकर ही क्यों इस तरह की बातें राहुल गांधी को करनी होती है? वो भारत की धरती पर रहकर भी तो ये बात कर सकते हैं ना। वो कहते हैं कि इस वक्त वो तानाशाही की सरकार है, आजादी नहीं है। सबसे ज्यादा आजादी तो राहुल गांधी बोलते ही हैं सर, अब इससे ज्यादा और क्या आजादी चाहिए उनको सरकार के खिलाफ, अगर वो इतनी बातें कर रहे हैं? अरे बोलने दीजिए, आप भी तो नहीं बोलने दे रही हैं। बोलिए सर। वही बात हम बता रहे थे, वही बात वो बीच में कूद पड़े, आप भी वही कर। तो देखिए विदेशों की धरती की जो बात है, देखिए आज पूरा विश्व जो है एक ग्राम बन चुका है। आप भारत में बोलिए, बिहार में बोलिए, कहीं बोलिए, मीडिया हर जगह है, हर जगह आपकी बात सुनी जा रही है, इस पर चर्चा हो रही है। राहुल जी ने किस तरीके से भारत को उन्होंने बताया। देखिए कितना बढ़िया देश है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न भाषा, विभिन्न रंग रूप के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये हमारी कल्चरल यूनिटी है, ये बहुत बढ़िया है भारत के लिए। लेकिन उन्होंने बताया कि मौजूदा जो सरकार है ये किस तरीके से इस चीज को बिगाड़ रही है, धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ रही है, लोगों की संस्कृतियों को अलग थलग कर रही। मणिपुर में देखिए इन्होंने क्या किया, दंगा करा के छोड़ दिया। कहा नहीं इन्होंने दंगा कराया है, वही अब बिहार में करने जा रहे हैं। हर जगह इनका जो है बांटने और बांटने का ही सिस्टम है। ठीक है राजकुमार जी, लोकतांत्रिक संस्थाओं का वो करते हैं। तो इस तरीके से भारत की जो ये फाती है उसको ये बीजेपी की। ठीक है विनय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विनय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर। जी विनय सिंह जी जवाब दीजिए, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी अगर विदेश की धरती पर जाकर इस तरह से बातें करते हैं भारत को लेकर तो उनको वाकई लोकतंत्र की चिंता है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, या ये एक आदत बन चुकी है उनकी? एक आदत और हम चाहेंगे आप लोगों से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि डिबेट के बीच में आप भी अपूर्वा जी बोलने नहीं देती हैं, केवल बीजेपी को बोलने देती हैं। प्लीज पूरी बात हमें कहने दीजिएगा। बीजेपी प्रवक्ता को चुप करा के मैंने राजकुमार जी को बोलने का मौका दिया है सर। ये आप मुझ पे सर इस तरह का ब्लेम तो नहीं लगा सकते। मैंने बीजेपी प्रवक्ता को चुप करा के राजकुमार जी को बोलने का मौका दिया है। अब थोड़ा सा चलिए अब आप बोलिए। ठीक है अब आप बोलिए। बड़ा हमें अचंभा लगा जब मैं कौशिक जी में अवधेश जी की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं अपने पार्टी कार्यालय से। एक झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट है जिसे पढ़ना पड़ता है, इनकी मजबूरी है। लेकिन कौशिक जी की बात सुन करके बड़ा अजीब सा लगा जब माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, जब अमेरिका में जा करके डांस करके हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, मोदी है, ट्रंप जिंदाबाद, ट्रंप जिंदा नारे लगाता है, तब देश की बेइज्जती नहीं होती है। अगर हम अपनी देश की संस्कृति और सभ्यता का बखान जाकर के विदेश की धरती पर करते हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान हमारा इतना मजबूत संविधान है जिसके तहत लोकतंत्र में हमें जो अधिकार मिला है, अगर लोकतंत्र पर प्रहार कर रहा है, कोई कर रहा है, तो उसे बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? क्या नहीं बोला गया कौशिक जी? क्या हिंदुस्तान में बोला नहीं गया? कहां नहीं बोला गया?
कहा गया, आज पूरा देश क्यों कह रहा है और चोर गद्दी छोड़ क्यों कह रहा है? आज जिस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार चुनाव आयोग को लेकर के जो है, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक आयोग बन चुका है, चुनाव आयोग, जिस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदुस्तान में, तो इसके खिलाफ बोले जाना आवश्यक है। क्यों नहीं बोला जाएगा? लेकिन गजब बात आप लोग करते हैं। आप बोलो, जाकर के कहते हो जब विदेश की धरती पर कि हमारा हिंदुस्तान में जन्म लेना ही बेकार था, है, तब तो अच्छा लगता है। आज अगर हम जाते हैं अपनी संस्कृति और सभ्यता का वर्णन करते और हम कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से हमारे देश के लोगों को अपने हक और अधिकार पाने का अधिकार है। किस तरीके से तमाम संप्रदाय, तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम भाषा के लोग एक साथ मिलकर के एक खूबसूरत गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। ये हमारे देश का, ये हमारे देश की सभ्यता है, ये हमारे देश की खासियत है। तो क्या गलत कहते हैं? अगर हम कहते हैं कि आज जिस तरीके से हमारा इतना मजबूत लोकतंत्र है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाया हुआ संविधान के द्वारा आज उस पर प्रहार किया जा रहा है, तो क्या गलत कहते हैं? आज अब जब बात करते हैं हिंदुस्तान की, जब बात करते हैं हिंदुस्तान में बेरोजगारी, इससे पहले भी आपसे जब मैंने पूछा था तो आपने पता नहीं कहां से निकाल करके अपूर्वा जी कहा था कि 16,500 नहीं, फिर से जाइएगा, पढ़ के आइएगा। आज इन्हीं के सांसद ने कहा हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए क्योंकि सारी नौकरियां क्या है, ठेकेदारी प्रथा पे हैं। आज पक्की नौकरियां नहीं, इन्हीं के ब्रजभूषण सिंह ने कहा भी। तो हिंदुस्तान की स्थिति आज बहुत है, युवा परेशान है, आपने बेरोजगार है। एक लाइन अभी आपने कही कि किसी ने ये कहा कि हिंदुस्तान में जन्म लेना ही बेकार है, ये किसने कहा था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। अभी हमारे पास इस पे हम डिबेट कर रहे थे तो आपको हम दिखा देते, बहुत से ऐसे बयान है। ये कब कहा था? ये कब कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि भारत की धरती पर जन्म लेना ही बेकार है? मैं आपको जो है, आप डिबेट पे हूं मैं, चूंकि मेरा मोबाइल इस समय उस पर है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। करीब हो गया 8-10 साल हो गए, उससे पहले जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, 10 साल से पहले की बात है, जब ये गए थे तब की बात करें। झूठ का आडंबर तो भारतीय जनता पार्टी बुनती है, झूठ तो ये फैलाती है। ठीक है सुनील जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपके लिए विनय जी ने यहाँ पर बहुत सारे सवाल छोड़े हैं। वर्षा, मैं आपका रुख करूंगी, बस सुनील जी से जवाब ले लूं, उसके बाद में वर्षा में सीधे आपका रुख करूंगी। सुनील जी, ये हालांकि मैंने भी आज तक ये चीज नहीं सुनी कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाकर ये कहा कि भारत में पैदा होना ही, हाँ ठीक है, सुनील जी ने अगर ये चीज सुनी है तो मैं चाहूंगी कि वो ये जानकारी दे, शब्दों में थोड़ा हमारे जो है अंतर है, थोड़ा सा शब्द को। हाँ, उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कई बार कहा कि कांग्रेस सीबीआई से डराती है। आप तो 2004 से लेकर 2014 तक समर्थन दिए थे और आपको कांग्रेस से इतना भय कि आपको बार बार कहना पड़ा कि सीबीआई से डराती है। समाजवादी किसी से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोता है, तो पिजड़े का तोता है सीबीआई। कहां गई संवैधानिक संस्थाएं? उस समय चुल्लू भर पानी में डूब के उन नेताओं को मर जाना चाहिए जो उस कांग्रेस पानी में विनय जी बीच में नहीं सर, बीच में बिल्कुल नहीं सर, आपको मैंने पूरा मौका दिया, आपने अपनी बात की, आपके अब जितने सवाल हैं सुनील जी से, अब आप एक एक करके सर पेशेंस के साथ जवाब सुनिए। वो आपकी पार्टी का कल्चर है, मैं स्वागत पेशेंस के साथ जवाब सुनिए विनय जी। उस समय कांग्रेस को समर्थन देना कौन सी मजबूरी थी समाजवादी पार्टी की कि बार बार कहते रहे कि सीबीआई से कांग्रेस डराती है? हमें कौन से प्रकरण में सीबीआई से डराया गया? और बताएं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो भारतीय जनता पार्टी से कौन सी डील आपकी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए सीबीआई ने क्लीन चिट दी आय से अधिक संपत्ति के मामले में? उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए। आप कहिए कि मोदी जी से आपके संबंध हैं, कांग्रेस से आपके संबंध रहे, आप कहां चूक रहे हैं? आप वही नरेंद्र मोदी सफाई में जाते हैं, संबंध है। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं संसद में बैठ के। कौन से वक्तव्य थे वो? कौन सा खेल मुलायम सिंह यादव खेल रहे थे? ये भी तो देश को बताइए ना विनय कुमार जी। ये मत बताइए कि कौशिक जी से मैं ये नहीं सुनना चाह रहा था, ये नहीं सुनना चाह रहा था। आज चुनाव आयोग का प्रारूप 2014 से पहले क्या था कि बदल दिया क्या?
2014 से पहले ईडी का प्रारूप क्या था? 2014 से पहले सीबीआई का प्रारूप क्या था? कैसे नियुक्तियां होती थी? ईडी की नियुक्ति कैसे होती थी? सीबीआई के चीफ की नियुक्ति कैसे होती थी? सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती थी? मुझसे मत कहलवाइए, आपकी सरकार के रहते हुए 20 नाम गिना दूंगा मैं ऐसे जिनकी औकात नहीं थी हाई कोर्ट में जज बनने की, उनको आपके नेताजी ने हाई कोर्ट का जज बनवाया, सरकार ने रिकमेंड किया उनका। वो मेरे भी दोस्त थे और आपकी पार्टी में भी संबंध उनके थे। ये लूप होल जो छोड़ रखे हैं ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम उनका दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, इस मंशा के साथ रहते हैं आप लोग, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप कहेंगे सैफई में, आप देखिए सैफई में आपकी सरकार आते 11वें दिन मुकदमे वापस। न कोई प्रतिनिधिमंडल मंडल आपकी अखिलेश यादव जी से मिला, न कोई मांग की गई, न कोई धरना प्रदर्शन हुआ, 11वें दिन सैफई से मुकदमे वापस, सैफई वाले संभल वाले प्रकरण में। तो ये हमें मत सिखाइए कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से आपने कुचला है उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को। इन आंखों ने देखा है कैसे बूथ कैप्चरिंग आपके लोग करते थे, किस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, इन आंखों से हमने देखा है। हमसे मत करवाइए। आप उसी पटरी पर लाना चाहते हैं इस देश को कि बूथ कैप्चरिंग उसी हिसाब से वो जो पहले होती आती थी। 90% 100% के बूथ थे आपके यहाँ, आपके क्षेत्रों में जहां आप बूथ कैप्चरिंग करते थे। आपकी सरकार मेरे ऊपर 3 बार गोली चली डीएमएसपी के साथ रहते हुए, जहां बूथ कैप्चरिंग उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के गुंडों ने किए। ये हमें बता रहे हैं आप। आपको शोभा नहीं देता बने दीजिए। कोई और पार्टी का प्रवक्ता होता तो मैं मान लेता कि हाँ चलो ठीक है, ठीक कह रहे। आप जिस पार्टी के दामन बिल्कुल ऐसा हो कि जहां हम कुछ कह नहीं सकते, दागों से भरा पड़ा हो, वो पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है क्या? उन संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहा है जिन संवैधानिक संस्थाओं का रहते हुए, आपकी सरकार में रहते हुए आप लोगों ने दुरुपयोग उनका किया। मुख्यमंत्री, किसी देश के इतिहास में देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री रोते हुए मंच से कह रहा है चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती थी? जाओ दीपक सिंघल, नेताजी के पैर पकड़ लो, मैं दोबारा तुम्हें चीफ सेक्रेटरी बना दूंगा। ऐसे चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति का दरोगाओं की तरह होती थी कि आपकी सरकार में कि पैर पकड़ने से चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी मिल जाए। ये हमें सिखा रहे हैं आप। चीफ सेक्रेटरी होता है। यदि मुख्यमंत्री मंच पर होकर के जो कहे कि नेताजी के पैर पकड़ लो दीपक सिंघल, हम तुम्हें चीफ सेक्रेटरी दोबारा बना देंगे, ये कहां का वक्तव्य था? कौन से संविधान की रक्षा मुख्यमंत्री कर रहे थे उस समय कि पैर पकड़ने के बाद चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति करा रहे थे? कैसे मंत्रियों को पद दिए गए? मैंने विरोध किया, नेताजी ने रिकमेंड किया, नेताजी ने मंत्री बनवाया उनको जबरदस्ती। आप ये बताइए, आप मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक अधिकार प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का होता है कि मेरे मंत्रिमंडल में कौन होगा? एक ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश ने देखा सुना रोते हुए, जो निश्चित लग रहा था कि बिल्कुल संवैधानिक संस्थाओं को कैसे तार तार किया गया है। और विनय कुमार जी, यहां बैठ के आप बात कर रहे हैं, आप यहां बैठ के बात कर रहे हैं। आप, मैंने देखा है कि चुनाव आयोग में किस तरीके की व्यवस्थाएं आपकी सरकार के रहते होती थी। ये इन लूप होल को विनय जी भरना पड़ेगा, इनको खत्म हमेशा करना पड़ेगा। तब आप इसके लिए कह सकते हैं कि हाँ निश्चित तौर से हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। कौन सा ऐसा चुनाव है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कि जहां वोट कटे नहीं हो? ठीक है। बूथ लेवल एजेंट उस समय क्या करते हैं? 30 से 35 दिन का समय लास्ट की वोटर लिस्ट छापने के लिए मिलता है कि कोई के किसी का विरोध हो या किसी को बढ़ गए हैं कटवाने, वो उस समय आपके बूथ लेवल एजेंट क्या करते हैं, ये हमें बता रहे हैं आप क्या उस समय होता था। ठीक है, ठीक है सुनील जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ये लोकतंत्र में क्या चल रहा है? हाँ, लोकतंत्र में कमियां हैं, मैं मानता हूं लोकतंत्र में कमियां हैं, पर लोकतंत्र में कमियां इसलिए खत्म नहीं होगी कि मेरी बारी आएगी तब मैं देखूंगा, आपकी बारी है तो आप मत देखिए। ऐसा नहीं होगा। हर सरकार उनका दुरुपयोग करेगी जब तक आप सब लोग मिलकर उन लूपहोल को नहीं भरेंगे। ठीक है सुनील जी, मैं लौटूंगी आपके पास। वर्षा, जनता में नहीं रुक जाइए विनय जी, नहीं सर, बात का जवाब देने दीजिए। सर आप जवाब दीजिएगा, आपको मैं मौका दूंगी, आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा। अभी मुझे सवाल मेरी सहयोगी से लेना है। नहीं विनय जी सर, मैं इस तरह से सर इजाजत नहीं दे सकती सर। मैंने बड़ी शांति से सुना है सर। ठीक है, आपने शांति से सुना, आपकी बारी आएगी, आपको भी शांति से सुना जाएगा। आपकी बारी आएगी, आपको भी शांति से सुना जाएगा सर, आपको भी वक्त दिया जाएगा। अभी मुझे सवाल मेरी सहयोगी से लेना है। आप कहां से पूछने देंगे सर? अभी मुझे सवाल मेरी सहयोगी से। बारी नहीं आएगी, हम और आप ही बैठे हैं डिबेट करने के लिए। ठीक है सर, रुक जाइए विनय जी, आपकी भी बारी आएगी सर, आपको भी बहुत पेशेंस के साथ सुना जाएगा। अभी मुझे मेरी सहयोगी से तो सर सवाल लेने दीजिए, मैं किसी प्रवक्ता से सवाल नहीं ले रही हूँ। वर्षा, जनता में क्या मैसेज जा रहा है जब विपक्ष का एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा जब विदेश में जाकर इस तरह की बात करता है, तो जनता में क्या मैसेज जा रहा है? जनता को क्या वाकई लग रहा है कि लोकतंत्र की चिंता है राहुल गांधी को, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या वाकई जनता को लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है?
देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया है और जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खतरे में कहने की बात कही गई है, उसको लेकर जनता में भी हलचल है, क्योंकि जनता अब लगातार ये बातें उठा रही है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी बिहार के चुनाव को लेकर टारगेट कर रहे थे कि वोट चोरी हो रही है लगातार, लेकिन वो सवाल केवल भारत के अंदर चल रही थी तो ठीक थी, लेकिन भारत से बाहर जाकर आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, वो बात भी सही है कि आपने बीजेपी को टारगेट किया है, लेकिन बीजेपी के टारगेट में कहीं ना कहीं भारत जो टारगेट पे आ रहा है उसको लेकर अब सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि इन मुद्दों को लेकर बीजेपी भी लगातार अब वार प्रतिवार कर रही है, लगातार पक्ष विपक्ष का जो टारगेट होता है वो पूरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता ये साफ तरीके से ये कह रही है कि भारत के अंदर जो चीजें चलती हैं वो हम जरूर उस पर गौर करते हैं, राहुल गांधी की बातों पर भी गौर करते हैं। बिहार के चुनाव की वजह से इफेक्ट भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश से लेकर जब भी जो चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव का भी मैं जिक्र कर देती हूं कि लोकसभा के चुनाव में भी जब राहुल गांधी ने जो बातें कही उसका फर्क पड़ा था, और उस फर्क पड़ने की वजह से वोट बैंक भी कहीं ना कहीं दिखा था कि कहाँ खिंचाव नजर आया था, लेकिन जो टारगेट हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो अभी इस समय भारत से बाहर जो चीजें चल रही हैं शायद वो जनता को गवारा नहीं है, क्योंकि जनता की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि भारत के अंदर भारत की बातें चले वो सही है, लेकिन भारत की बुराई कहीं ना कहीं बाहर करना वो गलत हो जाता है, क्योंकि आप टारगेट तो जरूर कर रहे हैं। एक बात हमारी प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम इस समय एक ऐसी दुनिया में है, एक ऐसे जगह पर है, ऐसी विकसित चीजों में है जिसमें इंटरनेट की व्यवस्था है, जो हमारे भारत से बाहर भी वही चीजें चलती है और भारत के अंदर भी वही चलती है, लेकिन अगर भारत के बाहर कुछ भी चीजें हमारी जाती है तो हम उसकी चीजों को लेकर टारगेट करते हैं, हम उस पर खड़े होते हैं और हम विपक्ष भी एक होना चाहिए। तो अगर हम भारत के अंदर कुछ जो चीजें कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन भारत के बाहर हम जाकर अगर भारत की बुराई करते हैं तो वहां पर गलत हो जाता है। हम भारत के बाहर एक हैं, भारत के अंदर हम शायद अलग हैं। विपक्ष को हमेशा मौका मिलता है कि वो विपक्ष सरकार को टारगेट कर सके, क्योंकि ये आपने बहुत सही कहा कि जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। भारत में भी विदेश की धरती से बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे डेलीगेट्स हैं जो आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, लेकिन कभी हमने उनको ये कहते हुए नहीं सुना कि उनके देश की क्या कमियां हैं। बहुत शुक्रिया वर्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। राजकुमार मौर्य जी, जिस लोकतंत्र को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की बहुत बुरी स्थिति हो गई है, 2014 में कांग्रेस की सबसे बुरी स्थिति हुई थी सर उस वक्त, और उससे पहले तो कांग्रेस ही सत्ता में थी, तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तो बीजेपी सत्ता में आई भी नहीं थी। उस वक्त कैसे लोकतंत्र खतरे में चला गया सर? 70 साल तक जो पार्टी देश में बिना रुके बिना झुके जिसने राज किया, 11 सालों से सर वो विपक्ष में है, और 2014 में सबसे बुरी स्थिति हुई थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी की, तब कैसे सर फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठा सकते हैं? तब कैसे लोकतंत्र खतरे में जा सकता है सर? ये चीज नहीं समझ में आती। जी बिल्कुल, ये हमारे लोकतंत्र की खासियत है कि चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो, जनता इनको जो है कहीं कहीं पटक देती है। कांग्रेस के साथ भी वही हुआ, कुछ कमियां रही होंगी, जनता ने दूसरी पार्टी को मौका दिया। ये तो लोकतंत्र की खासियत है, अच्छी बात है, हर जगह होना भी चाहिए ऐसा, और इससे लोकतंत्र आगे बढ़ता है। लेकिन बाद के सालों में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर किया गया बीजेपी के द्वारा और आरएसएस के द्वारा, उन पर अपने लोग बैठाए गए, उसके बाद से स्थितियां बदली हैं, और आज आते आते ये हाल हो गया है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में संवैधानिक संस्थाएं खत्म है और लोकतंत्र पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। अब दूसरी बात हम कह रहे हैं, जो राहुल गांधी जी जो विदेश में जाकर बोले हैं उसके बैकग्राउंड में बोलते हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। राहुल जी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे, कोलंबिया में उन्होंने बोला था, उनको बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए, और जो समस्याएं हैं उस पर वो बिना लाग लपेट का स्पष्ट वक्ता है राहुल गांधी जी, बोलते हैं। आज जो मौजूदा परिदृश्य भारत में है उसको ना बोलकर वो झूठ बोले तो इससे जो है हमारे देश का भी मान सम्मान नहीं रहेगा और उन व्यक्ति का भी मान सम्मान जो है नहीं रहेगा। ये बात बीजेपी और आरएसएस के लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, झूठ बोलते हैं, यहाँ भी बोलेंगे वहां भी बोलेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी जो खासियत है वो हमेशा सत्य बोलने की है, खासकर जब हम कोई प्रोफेसर वगैरह कहीं बुलाया जाता है तो बोलता है तो जो चीजें फैक्ट होती है उसको बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने बात रखी, देश की
कि हमारा देश कैसे विभिन्न संस्कृतियों के लोग जुड़े हैं, कैसे हमारा लोकतंत्र बढ़िया था और आगे आकर अब कैसा हो गया है, इस चीजों को उन्होंने बताया। अभी आपके साथी जो है वर्षा जी जुड़ी हैं, उनको हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कैसे उनको ये देश की बुराई लग रही है, हमें तो देश की अच्छाई लग रही है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बात की है, इसकी कल्चर संस्कृति को बताया कि हमारा देश बना कैसे है, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बताया। और हमारा देश को नुकसान करने वाले फैक्टर कौन से उन्होंने स्पष्ट बताया। तो इसमें पता नहीं कैसे लोगों को लग रहा है कि ये बुराई है, अच्छाई है। अरे राहुल गांधी जी ने वहां पर जाकर देश की अच्छाई बताई और जो देश के सामने जो समस्या है उसको उन्होंने उजागर रखी। तो इस बात के लिए उन्हें बहुत ही धन्यवाद देते हैं जी। ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती पर जाकर भारत की समस्याओं को रखा, भारत की परेशानियों को रखा, किस तरह से भारत में लोकतंत्र खतरे में है ये जाके उन्होंने रख दिया वहां पे। ठीक है, सब चीज हम मान रहे हैं, उससे क्या होगा? अगर लोकतंत्र खतरे में है तो विदेश की धरती पर जाकर ये बोलने से लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा भारत में? और लोकतंत्र खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मिटाया जा रहा है, ये सब कुछ राहुल गांधी को विदेश की धरती पर जाकर क्यों याद आता है? क्यों वो वहां जाकर ये चीजें बोलते हैं? अवधेश जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जी अपूर्वा जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों को कि भारत का इस समय भारत का जो लोकतंत्र है पूरी तरह से सशक्त है। और इस समय भारत जो है विश्व पटल पर नित नए जो अपने कीर्तिमान स्थापित करा मोदी जी के नेतृत्व में, ये पूरा विश्व देख रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, यही दिक्कत हो रही है राहुल गांधी जी को, विपक्षी दलों को। अभी हमारे भाई विनय जी कह रहे थे मोदी जी ने कहा था कि मैं पैदा गलत हो गया। पहली बात तो ये इन्होंने जो बयान था वो पूरी तरह से गलत था। मोदी जी ने 18 मई 2015 को दक्षिण कोरिया में एक सभा कर रहे थे, सियोल में, राजधानी में दक्षिण कोरिया की। ठीक है, वहां एक बात कही थी, जब भारतीय वहां मौजूद थे बहुत सारे, उनसे बातचीत करके उन्होंने अपना भाषण दिया था। उसमें उनकी बात कही जो भारतीयों ने उनसे कहा, वहां के लोगों ने ये कहा जो भारतीय वहां रहते थे कि एक समय ये भी था कि हमें बड़ी बुरी नजरों से देखा जाता था यहाँ पर दक्षिण कोरिया में, और भी जो अन्य विदेश में जो रहते हैं भारतीय। लेकिन आज जब से भाजपा की सरकार देश में आई है, जब से हमारा जो पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व सशक्त हुआ है, लोकतंत्र सशक्त हुआ है, तब से हर भारतीय को सम्मान से देखा जाता है हर देश में। ये बात थी। ये घुमा के कह रहे थे, मोदी जी ने कह रहे थे मैं गलत पैदा हुआ, ये हुआ वो हुआ। इसी तरह से गुमराह करते हैं जनता को, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इन्हें यही नहीं पता कब कहा था मोदी जी ने, क्या कहा था। भाई पहले पूरा पढ़िए, स्क्रिप्ट तो आप पढ़ के आते हैं भाषण की तरह, जैसे आप समाजवादी पार्टी के मंच पर भाषण दे रहे हैं उसी तरह से आप बोल रहे थे। सुनील जी ने सारी बात सही कही। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी अपूर्वा जी, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने। और मैं बताऊं दूसरी बात, एक समय यह भी था समाजवादी पार्टी की सरकार में कि बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने से डरते थे। आज उसी उत्तर प्रदेश में मोबाइल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है। विनय जी क्या बात करते हैं आप? लोकतंत्र की हत्या करने वाली आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, आपके साथी कांग्रेस पार्टी। संविधान की हत्या करने वाले आप, आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी। क्या बात करते हैं आप? भूल गए क्या 1952 में सबसे पहले अभी वोट चोरी की बात कर रहे थे, सबसे पहले वोट चोरी तो कांग्रेस पार्टी ने की थी। अपूर्वा जी 1952 में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए 70,000 वोटों की चोरी की गई थी कांग्रेस के द्वारा, वो सबसे पहली वोट चोरी हुई थी, काला अध्याय था भारतीय इतिहास के लोकतंत्र में। सोचिए आप। उसके बाद ठीक इंदिरा गांधी जी के जो चुनाव का मान्य ठहराया अदालत में, उसके लिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी और देश के चारों स्तंभ लोकतंत्र, पत्रकारिता और आपके न्यायपालिका, विधायिका, चारों को रौंद डाला कांग्रेस पार्टी ने। किसने कुछ कहा? नहीं कहा। लेकिन राहुल गांधी जी को आज जो है लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। कब? जब आज लोकतंत्र हमारा सशक्त है, सैन्य क्षमता हमारी पूरे विश्व में सबसे अव्वल नंबर पे है। आज हमारा देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पे है। आज हमारा देश मेडिकल इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट अपने देश में बना रहा है और विदेशों को। आज ये कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। 10वें स्थान से 4थे स्थान पर अर्थव्यवस्था आ गई भारत की, ये कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। अरे भाई फिर आपका चश्मा गलत है, चश्मा हटाइए, इलाज कराइए किसी ऑप्शन में, जो है ऑप्शन में जाकर, तब जाके आपको सही दिखाई देगा। सच्चाई ये है, भारत जो है आत्मनिर्भर बनने की कगार पर खड़ा है। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विदेश में जाकर राहुल गांधी देश को गालियां देते हैं, देश का अपमान करते हैं। ये दर्शाता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को ना तो देश से प्यार है, ना देशवासियों से प्यार है। इन्हें केवल अपनी सत्ता चाहिए किसी हालत में, क्या उसके लिए कुछ भी करें, देश का अपमान करें। अरे आपको अपमान कर रहा है बीजेपी का, करिए ना, मोदी जी का करिए। आप देश का अपमान कर रहे हैं विदेश में जाकर, 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं आप, समझे राहुल गांधी जी?
चलिए ठीक है, विनय जी, ठीक है बहुत राजकुमार, अच्छी बात हो रही ठीक है अवधेश जी लौटूंगे आपके पास। विनय सिंह जी, देखिए आखिर राहुल गांधी जी विदेशों की धरती पर जाकर जिस तरह से बोल के आते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लेकिन आज तक कभी हमने उनको पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना, जहां लोकतंत्र शायद है ही नहीं। कभी वो जाकर विदेश की धरती में ये नहीं कहते हैं कि हाँ भारत में आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है या पाकिस्तानी आतंकवादी आ रहे हैं। वो सवाल वो भारत में रहकर पूछ सकते हैं, ठीक है, संसद भवन में वो ये चीज रहकर पूछ सकते हैं, लेकिन कभी विदेश की धरती पर जाकर उन्होंने ये चैलेंज नहीं किया कभी पाकिस्तान को। क्यों सर? अपूर्वा जी, अभी अवधेश जी बोल रहे थे, सही कहे, हमारा चश्मा ठीक नहीं है क्योंकि मेरा चश्मा अडानी और अंबानी के कंपनी से बना नहीं है, इसलिए हमारे चश्मे से वो चीजें नहीं दिखाई देती जो ये दिखाना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बड़ा खराब मालूम है कब लगता है, जब नेट खोलते हैं और जब हम बोलते हैं कि देश विश्व का सबसे बड़ा फेंकू कौन, तो आप जानते हैं किसका नाम आता है। तब मुझे बड़ा खराब लगता है, देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, जब ये निकल करके आता है कि लोकतंत्र का वोट चोर कौन, तो आप जानती हैं किसका नाम आता है, तब बड़ा खराब लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं सुनील जी से पूछना चाह रहा था, ये तो अवधेश जी की बातों को क्या जवाब देना, ये लोग स्क्रिप्टेड प्रवक्ता हैं, स्क्रिप्ट लेकर के आएंगे वही बकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 8000 एफिडेविट पिछले चुनाव में हम लोगों ने दिया है, चुनाव आयोग ने कितने एफिडेविट को माना है? बकायदे हम लोगों ने दिखाया 8000 एफिडेविट हमने दिया जो शिकायत किया गया है। क्या चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया? 8-8, 9-9 सीटें, बांसगांव, अलीगढ़, मेरठ, आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि ये सीटें भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती है। आपने एक चीज जरूर कहा, अच्छा कहा कि लोकतंत्र में आज सभी वैसे कर रहे हैं, तो ये आपने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है जो पहले सब लोग करते थे, आपने ये नहीं कहा। आपने सारी चीजें गिनाया, लेकिन आपको अगर लेखनी में दम है, अगर आप जरा भी वास्तव में संजीदा है, तो बताइए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 80,000 करोड़ के घोटालेबाज को छोड़ना नहीं है, किसको कहा? फिर बाद में वॉशिंग मशीन में डाल करके कैसे उसको धुल दिया? जी, आपके जो नेताजी थे, पहली चीज अवधेश जी एक मिनट सर, अवधेश जी एक मिनट, धमकाते थे अधिकारियों को, धमकाते थे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी, सुनिए ना एक बार, विनय जी कैसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप सर? प्लीज नहीं सर, ये चीजें नहीं सर, इनके पास संस्कार ही वो स्क्रिप्टेड है नहीं है, नॉन स्क्रिप्टेड है, ये आप कैसे बोल सकते हैं सर? ये आप कैसे बोल सकते हैं? ये आप कैसे बोल सकते हैं किसी प्रवक्ता के लिए? ये आप कैसे बोल सकते हैं? सवाल आपसे जो मैंने पूछा आपने उसको लेकर जवाब दिया। नहीं अवधेश जी एक मिनट रुक जाइए सर, अवधेश जी एक मिनट रुकिए। सवाल मेरा आपसे ये था कि राहुल गांधी कभी विदेश की धरती पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, जहां लोकतंत्र है ही नहीं? क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? कहां बोला है? हम नहीं चाहते पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाएं। अच्छा, लेकिन भारत के बारे में वो बोलते रहे, लेकिन भारत के बारे में सर वो बोलते रहे। अरे सुनिए तो, मनमोहन सिंह कभी नहीं गए थे पाकिस्तान में बिरयानी खाने, यही यूपीए की सरकार थी। अगर किसी के ऊपर खाने नहीं जाते थे सर, खाने नहीं जाते थे, बुलाया जाता था, आओ और खाओ, बुलाया जाता था सर, खाने नहीं जाते थे, डोजियर भेजा जाता था सर, डोजियर भेजा जाता था। हमें मालूम है बीजेपी की आधी स्क्रिप्ट आपके पास भी पता। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्क्रिप्टेड कहिए, आपको जो मन में आप वो कहिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मेरे भारत के बारे में जाकर विपक्ष का कोई नेता विदेश की धरती पर जाकर अगर ये चीज बोले तो मुझे उससे फर्क पड़ता है। हमारी ऑडियो डाउन कर दी गई होगी, मुझे मालूम है, बोलते बोलते पिछली डिबेट में मैंने देखा, आपके खिलाफ जितनी भी बातें आपके साथ बोली ऑडियो डाउन कर देते हैं, आपके आवाज को जो आगे कर दिया जाता है, तो फर्क नहीं पड़ता। आज हिंदुस्तान जान चुका कि आज हिंदुस्तान के अंदर क्या लोकतंत्र की हालत क्या है, सबको किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है, किस तरह से युवाओं को बेरोजगार किया जाए, किस तरह से किसानों के साथ अत्याचार किया जाए,
किस तरीके से हमारे देश की गरिमा को गिरा, आपने देखा नहीं? अभी जो सिंदूर वाला जो युद्ध हुआ था, है, उसमें किस तरीके से हमारे देश की गरिमा को गिरा इस प्रधानमंत्री के द्वारा। आप बताइए, हम देश को हम विजय पाने की स्थिति में थे, अपने हमारी सेना को बैठ, हमारी सेना बहुत ही वीर है। ये हम नहीं कहते हैं कि हम चाइना से डरते हैं, इनके विदेश मंत्री जिस तरीके से करते हैं। इसीलिए कहते हैं विनय जी, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करके आया करिए सर, थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके आया करिए। सुनी सुनाई भेड़ चाल में मत रहा करिए सर, सुनी सुनाई बातें भेड़ चाल में मत रहा करिए, ठीक है? अब आप सेना तक आप चले गए, आप युद्ध तक चले गए, ठीक है, आपने सिर्फ सिक्के के एक पहलू को देखकर बात की है सर। क्लोजिंग कमेंट यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी, क्लोजिंग कमेंट मैं राजकुमार मौर्य जी से लेना चाहूंगी। राजकुमार मौर्य जी, इस विषय पर क्लोजिंग कमेंट आपका रहेगा सर। राहुल गांधी को विदेश की धरती पर ही जाकर याद आता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अरे बनर्जी का जवाब नहीं दे पाया मैं। जी 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 सर, बनर्जी का जवाब ठीक है सर, देखिए वक्त की कमी है सर, 2 ही मिनट वक्त है सर मेरे पास, 2 मिनट वक्त है। सुनील जी क्लोजिंग, हाँ सर जवाब दीजिए आप फटाक से, फिर मैं राजकुमार जी का रुक करूंगा। देखो बनर्जी ने बड़ा ऑन कैमरा ये कहा कि हमने 18,000 एफिडेविट दिए, और अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कहा ये नहीं उन्होंने बताया। चुनाव आयोग ने कहा कि 18,000 जो शपथ पत्रों की बात करते हैं उसमें से 3919 एफिडेविट स्कैन किए हुए प्राप्त हुए, जिनकी शिकायत 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित थी। अब सुन लीजिए ना, मैं चुनाव आयोग कह रहा हूं, बता रहा हूं मैं, फिर उसके बाद आप अखिलेश चुनाव आयोग, अरे छोड़िए चुनाव, अरे चुनाव आयोग आप जो कहेंगे वो सही है, चुनाव आयोग कहेगा गलत है, चुनाव आयोग गलत कहेगा। चुनाव आयोग ने जो आपके बात कहा उसको सुन लीजिए ना, फिर भी सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगा समाजवादी पार्टी। ठीक है सर, बीच में रोकना पड़ रहा है सभी मेहमानों को, चर्चा के लिए इतना ही वक्त मिल रहा है और इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, विनय सिंह जी, राजकुमार मौर्य जी और डॉक्टर सुनील कौशिक जी, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहस ये चल रही थी, सवाल ये उठ रहा था कि क्या राहुल गांधी का बयान लोकतंत्र बचाने का है? अगर लोकतंत्र बचाने का है तो विदेश की धरती पर जाकर उनको क्यों यह याद आता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है? विदेश की धरती पर जाकर कभी राहुल गांधी पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, जहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है? अब जनता जवाब देगी कि क्या वाकई राहुल गांधी को लोकतंत्र की चिंता है, या फिर देश को बदनाम करने की एक रणनीति के तहत राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाते हैं और फिर वहां से अपने ही भारत को वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जनता उन्हें बहुत जल्द जवाब देगी कि किस तरह से राहुल गांधी को थोड़ा सा भी संभलने की और समझने की जरूरत है कि भारत में लोकतंत्र को ना तो कुचला जा सकता है, ना ही भारत का लोकतंत्र कभी खतरे में आ सकता है। तो फिलहाल मेरे साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।